दोस्तों नमस्कार। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग व्यवहारवाद को पढ़ेंगे। व्यवहारवाद आधुनिक राजनीति विज्ञान का शुरुआती चरण है। इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इससे सवाल बनते हैं। तो आज हम देखेंगे कि व्यवहारवाद होता क्या है, इसका क्या अर्थ है, इसकी विशेषताएं क्या हैं और इसकी आलोचना किन आधारों पर होती है। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हमारा समाप्त हो गया, तो परंपरागत राजनीति विज्ञान जो था हमारा, जिसमें हम मूल्य, दर्शन, चिंतन आदि के आधार पर राजनीति को समझने का प्रयास करते थे, उसके विरोध में एक क्रांति हुई। ये कहा गया कि ये जो तरीका है राजनीति को समझने का, कि राजनीति को संस्थाओं के आधार पर समझेंगे, राजनीति को इतिहास के आधार पर समझेंगे, राजनीति को दर्शन के आधार पर समझेंगे, राजनीति को अंतःक्रिया के आधार पर समझेंगे, ये जो राजनीति को समझने का तरीका है, ये तरीका सही नहीं है। इस तरीके को बदलना पड़ेगा। तो ये जो क्रांति थी राजनीति सिद्धांत के पारंपरिक अध्ययन पद्धतियों के प्रति, वही क्रांति व्यवहारवाद के नाम से जानी जाती है। ये राजनीति के अध्ययन का आधुनिक उपागम है। आधुनिक उपागम क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है, ये जो पिछले हमने लेक्चर किए हैं राजनीति और राजनीतिक सिद्धांत, उनमें इस पे बात करी गई है। तो जो लोग उनको नहीं देखे हैं तो एक बार आप उनको देख लीजिए ताकि आपका बेसिक इसके बारे में क्लियर हो जाए। ये स्वयं राजनीति की व्याख्या नहीं करता है। जो व्यवहारवाद है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि व्यवहारवाद क्या है, आपसे कोई कहे कि व्यवहारवाद क्या, व्यवहारवाद राजनीति की व्याख्या करता है, तो ये बात गलत है। व्यवहारवाद ये नहीं कहता कि राजनीति क्या है। व्यवहारवाद राजनीति की व्याख्या नहीं करता है। व्यवहारवाद कहता है कि राजनीति का अध्ययन हमको कैसे करना है। अर्थात व्यवहारवाद राजनीति की व्याख्या नहीं करता है, ये राजनीति के अध्ययन का ढांचा प्रस्तुत करता है। ये बताता है कि राजनीति का अध्ययन हमें कैसे करना है। इसके अध्ययन का केंद्रीय विषय क्या है। जो परंपरागत उपागम था हमारा, पारंपरिक तौर पे जब हम राजनीति को पढ़ते थे, समझते थे, तो वहाँ पर हम संस्थाओं का अध्ययन करते थे। लेकिन जो हमारा आधुनिक उपागम है व्यवहारवाद, व्यवहारवाद कहता है कि राजनीतिक गतिविधियों का या राजनीति का अध्ययन करने के लिए हमें संस्थाओं का अध्ययन करने से ज़्यादा जरूरी है कि हम राजनीति में जो वास्तविक एक्टर हैं, जो वास्तव में राजनीति करते हैं, व्यक्ति या व्यक्ति समूह कर्ता, इनके राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करें। तो अगर आपसे पूछे कोई कि व्यवहारवाद के अध्ययन का केंद्रीय विषय क्या है, किस चीज़ का अध्ययन करता है ये, तो उत्तर उसका ये है कि राजनीति करने वाले वास्तविक व्यक्ति जो हैं, जो वास्तव में राजनीति करते हैं। संस्था राजनीति नहीं करती है, संस्था के माध्यम से कोई व्यक्ति राजनीति करता है, तो उस व्यक्ति या व्यक्ति समूह के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करता है कौन? व्यवहारवाद। इसकी अध्ययन पद्धति क्या है, कैसे ये अध्ययन करता है? ये अंतर्विषयक उपागम अपनाता है। अंतर्विषयक उपागम का मतलब क्या हुआ? अंतर्विषयक उपागम का मतलब ये है कि अगर किसी अन्य विषय में हमें कोई ऐसा तरीका मिलता है जो उस विषय में अपनाया जा रहा हो, बहुत कारगर है, तो हम राजनीति विज्ञान में भी उस तरीके को अपना सकते हैं। जैसे संरचनात्मक प्राकार्यात्मक उपागम, ये आमंड एंड पावेल ने राजनीति विज्ञान में अपनाया तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन करने के लिए। तो ये मूलतः राजनीति विज्ञान का उपागम नहीं था, ये अन्य विषयों से लिया गया। तो अंतर्विषयक उपागम का मतलब ये होता है कि अन्य किसी विषय में अगर कोई अच्छी पद्धति है अध्ययन करने की, तो उसको आप अपना लीजिए और उसके हिसाब से राजनीति का अध्ययन करिए। वैज्ञानिक पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति क्या होती है आप में से बहुत लोग जानते होंगे कि हमें मूल्य पर फोकस नहीं करना है, हमें तथ्य पर फोकस करना है, हमें व्यक्तिनिष्ठता पर नहीं, वस्तुनिष्ठता पर फोकस करना है। तो ये क्या होती है? वैज्ञानिक पद्धति होती है। ये तार्किक प्रत्यक्षवाद से प्रभावित था। तार्किक प्रत्यक्षवाद मतलब ऐसा प्रत्यक्षवाद, ऐसे फैक्ट्स, ऐसा अनुभव जिसको लॉजिक के आधार पर हम सही ठहरा सकें, वो तार्किक प्रत्यक्षवाद होता है। और तार्किक प्रत्यक्षवाद संबंधित है वियना सर्किल से, वियना विश्वविद्यालय से। तो इसको हम अभी आगे देखेंगे, वियना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई, कौन इसके विचारक हैं। तो लेकिन यहाँ पे इतना समझ लीजिए कि व्यवहारवाद तार्किक प्रत्यक्षवाद से प्रभावित था। इसकी उत्पत्ति, विकास और अवसान, ये तीनों चीज़ें कहाँ पे हुई? अमेरिका में। अगर आपसे पूछा जाए कि व्यवहारवाद की उत्पत्ति कहाँ हुई, तो व्यवहारवाद की उत्पत्ति, विकास, अवसान सब अमेरिका में हुआ। व्यवहारवाद से संबंधित स्कूल कौन सा? स्कूल ऑफ थॉट्स आप पढ़ेंगे राजनीति विज्ञान में। स्कूल ऑफ थॉट्स अलग अलग प्रकार के, जैसे शिकागो विश्वविद्यालय, ऐसे वियना सर्किल जैसे अभी ऊपर हमने बात की थी। तो शिकागो विश्वविद्यालय किससे संबंधित है? व्यवहारवाद। व्यवहारवाद के विकास में बड़ा हाथ शिकागो विश्वविद्यालय का है। वियना सर्किल भी व्यवहारवाद से संबंधित है। क्यों? क्योंकि जो तार्किक प्रत्यक्षवाद है, तार्किक प्रत्यक्षवाद की उत्पत्ति और उसका विकास वियना सर्किल में हुआ, और व्यवहारवाद तार्किक प्रत्यक्षवाद से बहुत ज़्यादा प्रभावित है।
तो व्यवहारवाद से वियना सर्किल भी संबंधित है और शिकागो विश्वविद्यालय भी संबंधित है। लेकिन अगर आपसे सवाल ये पूछा जाता है कि व्यवहारवाद के विकास में सबसे ज़्यादा योगदान किसका है, तो वो शिकागो विश्वविद्यालय का है, क्योंकि शिकागो विश्वविद्यालय के ही प्रोफेसर हैं चार्ल्स मेरियम, जिन्होंने इसकी स्थापना करी थी। शिकागो स्कूल ऑफ थॉट्स, शिकागो विश्वविद्यालय अलग है और शिकागो स्कूल ऑफ थॉट्स ये अलग है। ये क्या है? ये शिकागो विश्वविद्यालय के अंदर ऐसे विद्वानों का समूह जो राजनीति पे अपनी बात व्यवहारवादी दृष्टिकोण से रख रहे थे, उनको शिकागो स्कूल ऑफ थॉट्स कहा गया था। तो शिकागो विश्वविद्यालय अलग है, शिकागो स्कूल ऑफ थॉट्स अलग है। तो जब आपसे बात ये कही जाए शिकागो विश्वविद्यालय, तो आप समझिए शिकागो स्कूल ऑफ थॉट्स है, पूरी यूनिवर्सिटी की बात नहीं करी जा रही है। तो व्यवहारवाद के विकास में सबसे ज़्यादा योगदान किसका है? शिकागो स्कूल ऑफ थॉट या शिकागो विश्वविद्यालय का। ये संस्थाओं की जगह व्यक्तियों या कार्यकर्ताओं के राजनीतिक व्यवहार के वैज्ञानिक अध्ययन पर बल देता है। आगे बढ़ते हैं। इसको एक नाम और दिया जाता है, आल्सो नोन एज राजनीति के वैज्ञानिक अध्ययन का सहचर। किसको कहते हैं? सवाल पूछा जाएगा कि राजनीति के वैज्ञानिक अध्ययन का सहचर किसे कहा जाता है? व्यवहारवाद को कहा जाता है। या पूछ ले व्यवहारवाद को और क्या कहते हैं, तो राजनीति के वैज्ञानिक अध्ययन का सहचर कहते हैं। अब देखते हैं इसकी उत्पत्ति का कारण क्या है। हम इसको बहुत ही क्विक वे में पढ़ना चाह रहे हैं, इसलिए हम हर चीज़ की यहाँ पे व्याख्या नहीं करेंगे। तो सिर्फ इतना देखेंगे कि परीक्षा में कौन से शब्द हमको मिलेंगे, कैसी शब्दावली मिलेगी, जिसके आधार पे हम उत्तर सही से प्राप्त कर सकें। तो इसकी उत्पत्ति का कारण जब पूछा जाएगा तो उसमें आपको जो पंक्तियाँ लिखी मिलेंगी, जो वाक्य लिखे मिलेंगे, वो ये होंगे कि जैसे परंपरागत सिद्धांतों के प्रति असंतोष। मैंने ऊपर ही बताया था कि ये परंपरागत राजनीतिक विज्ञान के विरोध में एक क्रांति थी। तो जो परंपरागत तरीका था राजनीति के अध्ययन का, उसके प्रति असंतोष था, जिसके परिणाम स्वरूप व्यवहारवाद अस्तित्व में आया। द्वितीय विश्व युद्ध, स्वतंत्र राष्ट्रों की संख्या में वृद्धि, राजनीतिक प्रभुत्व का विस्तार, शोध की विकसित प्रणाली व आर्थिक सहायता, यूरोपीय शरणार्थी विद्वान व अन्य सामाजिक विज्ञानों से प्रेरणा, ये सब वो कारण हैं जिनकी वजह से व्यवहारवाद अस्तित्व में आया। तो ये कुछ बेसिक सी चीज़ें, बेसिक सा परिचय है किसका? व्यवहारवाद का। इसमें से ही आपको कहीं ना कहीं परीक्षाओं में कई सवाल देखने को मिल जाएंगे जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हल करेंगे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं व्यवहारवाद में और आगे क्या है। तो अब देखते हैं व्यवहारवाद की विशेषता क्या है। सबसे पहली चीज़, ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विकसित हुआ। कब? व्यवहारवाद कब विकसित हुआ? व्यवहारवाद विकसित हुआ द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। ये परंपरागत अध्ययन पद्धतियों का त्याग और नवीन वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग है। ये क्या है? परंपरागत जो अध्ययन पद्धति थी उसका त्याग है और नवीन वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति का क्या है? प्रयोग है। ये राज्य की संरचना से ज़्यादा बल किस पे देता है? राजनीतिक क्रिया के अध्ययन पे। राजनीतिक राज्य कैसा बना है, कोई संस्था कैसी बनी है, उसकी संरचना पे ये बल नहीं देता है। ये किस पे बल देता है? राजनीतिक क्रिया पर, कि राजनीतिक क्रिया, पॉलिटिकल प्रोसेस कैसे हो रहा है, व्यक्ति कैसे अंतःक्रिया कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, कैसे किसी को प्रभावित कर रहे हैं, कैसे किसी से प्रभावित हो रहे हैं, कैसे निर्णय ले रहे हैं, इस पे फोकस करता है कौन? व्यवहारवाद। ये सिर्फ राजनीतिक बलों का अध्ययन नहीं करता है, राजनीतिक बल जैसे राजनीतिक संस्थाएं जो हैं या राजनीतिक दल, ये सिर्फ उनका अध्ययन नहीं करता है, बल्कि राज्य की गतिविधियों को नियंत्रित करने में अथवा उसमें सहायक या बाधा बनने वाली सभी सामाजिक, विधिक व आर्थिक गतिविधियों का, शक्तियों का ये अध्ययन करता है। मतलब कहने का ये है कि व्यवहारवाद सिर्फ ये नहीं कहता है कि कोई राजनीतिक दल है सिर्फ उसको पढ़ लो। वो कहता है कि राज्य की जो गतिविधियां हैं उनको नियंत्रित करने वाली, उसमें सहायता या बाधा पहुंचाने वाली कोई भी शक्ति हो, चाहे वो सामाजिक शक्ति हो, चाहे वो विधिक शक्ति हो, चाहे आर्थिक शक्ति हो, उन सब चीज़ों का अध्ययन करना है हमको। कौन कहता है? ये व्यवहारवाद कहता है। ये सुस्पष्ट, सुनिर्दिष्ट संकल्पनाओं और प्रतिरूप का प्रयोग करता है। ये अपने अध्ययन में ऐसी किसी भी संकल्पना या शब्दावली का प्रयोग नहीं करता है जिसका स्पष्ट अर्थ ना हो। ये ऐसी चीज़ों का ही प्रयोग करता है जिनका अर्थ स्पष्ट हो, सुनिर्दिष्ट हो और एकदम स्पष्ट प्रतिरूप, मॉडल्स, मतलब जिनको अच्छे से एक्सप्लेन किया जा सके, जिनकी वैज्ञानिक व्याख्या करी जा सके, जिनका कोई निश्चित अर्थ हो। ये अपने अध्ययन में उनका प्रयोग करता है। ऐसे नहीं कि कोई ऐसा शब्द उठा लाया जिसका हम कुछ और अर्थ लगा रहे हैं, आप कुछ और अर्थ लगा रहे हैं, तब तो एक निश्चित सिद्धांत पे, निश्चित निष्कर्ष पे पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो व्यवहारवाद क्या कहता है कि स्पष्ट, सुनिर्दिष्ट संकल्पनाओं और प्रतिरूपों का प्रयोग करना है अध्ययन में। बहुत इंपॉर्टेंट बात एक ये है कि सिद्धांत व अनुसंधान एक दूसरे के पूरक हैं। सिद्धांत मतलब प्रिंसिपल कोई, अनुसंधान मतलब रिसर्च। आप रिसर्च करते हैं तो रिसर्च में आपको कुछ फैक्ट मिलेंगे
और उन फैक्ट्स के आधार पे आप क्या बनाएंगे, सिद्धांत बनाएंगे। तो रिसर्च, अगर आप रिसर्च नहीं करते, फैक्ट्स कहाँ से लाएंगे आप, रिसर्च करके ही लाएंगे। और जब तक आपके पास कोई फैक्ट्स नहीं होगा, कोई जानकारी नहीं होगी, कोई बेस नहीं होगा, तब तक आप सिद्धांत कैसे बनाएंगे। तो व्यवहारवाद क्या कहता है कि जो सिद्धांत हैं हमारे, प्रिंसिपल्स और रिसर्च, अनुसंधान, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ये किसकी विशेषता, ये व्यवहारवाद की विशेषता है। ये आपसे पूछा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिद्धांत और अनुसंधान एक दूसरे के पूरक हैं। ऐसा कौन मानता है, ऐसा व्यवहारवादी मानते हैं। ये इन्होंने संस्थाओं की नई परिभाषा दी, व्यवहारवाद संस्थाओं की नई परिभाषा देता है। ये कहता है कि जो संस्थाएं हैं ये वैयक्तिक व्यवहार या सामाजिक क्रिया से संबंधित प्रणाली हैं। ये कोई अमूर्त रूप नहीं है। संस्थाएं व्यक्तियों के व्यवहार व सामाजिक क्रिया से संबंधित हैं। ये कौन कहता है, ये व्यवहारवाद कहता है। ये मनुष्य के कार्यकलापों का निरीक्षण करता है। ये विशेषता है व्यवहारवाद की। आपको पूछा जाएगा कि व्यवहारवाद की विशेषताएं निम्नलिखित में से कौन सी हैं या कौन सी नहीं हैं, तो उसमें आप ये दिया होगा कि मनुष्य के कार्यकलाप का निरीक्षण करता है। तो अगर ऐसा लिखा है तो हाँ सही है। और अगर कहीं लिखा हो कि मनुष्य के क्रियाकलाप का निरीक्षण नहीं करता, तो वो बात क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। व्यवहारवाद मनुष्य के क्रियाकलापों का निरीक्षण करता है, क्योंकि इसका पूरा फोकस ही जो राजनीतिक करता है, जैसे मनुष्य, इनके राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करना होता है, तो ये निरीक्षण करता है। प्रतिरूपों, परिमापन विधियों व कंप्यूटर का प्रयोग, मॉडल्स, टेक्निक्स, टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर, इन सब का प्रयोग करता है कौन, व्यवहारवाद। समस्त सामाजिक विज्ञानों में एकता की तलाश, जैसे मैंने अभी पीछे बताया था कि जिस विषय से जो कुछ अच्छा मिले अध्ययन करने के लिए, जो अध्ययन पद्धति जिस विषय में अच्छी लगे उसको वहाँ से उठा करके राजनीति विज्ञान में अप्लाई कर दीजिए। सभी सामाजिक विज्ञानों में एकता की तलाश करता है कौन, व्यवहारवाद। और अनुभवमूलक सिद्धांत का विकास करता है। तो ये कुछ विशेषताएं हैं व्यवहारवाद की, जिनको आप सभी लोग याद कर लीजिए। यहाँ से सवाल बनेंगे और आपको सही उत्तर ढूंढना होगा। एक विचारक हैं किर्कपैट्रिक, ये व्यवहारवाद की क्या विशेषताएं बताते हैं। यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है कि किर्कपैट्रिक के अनुसार व्यवहारवाद की निम्नलिखित में से कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो 4 विशेषताएं इन्होंने बताई। पहली कि व्यवहारवाद में विश्लेषण की मौलिक इकाई संस्था नहीं व्यक्ति है, जैसा भी हम ऊपर पढ़ रहे थे। दूसरी बात इन्होंने क्या कही कि राजनीति की अन्य विज्ञानों से एकता पर बल, जैसे ये भी हम पढ़ रहे थे कि व्यवहारवाद क्या कहता है कि हाँ, सभी सामाजिक विज्ञानों में से जहाँ से जो अध्ययन पद्धति अच्छी लगे उसको उठा लो। तो किर्कपैट्रिक भी कहते हैं कि व्यवहारवाद राजनीति के अन्य विज्ञानों से एकता पर बल देता है। तीसरी चीज, प्रविधियों मतलब टेक्नोलॉजी, सांख्यिकी और परिमाणात्मक सूत्रीकरण, इन पद्धतियों का प्रयोग करना। और चौथा लक्षण क्या बताया कि इसका लक्ष्य जो है वो व्यवस्थित आनुभविक सिद्धांत बनाना है। व्यवहारवाद का लक्ष्य क्या है, ऐसा सिद्धांत बनाना जिसको अनुभव किया जा सके, जिसको हर व्यक्ति फील कर सके, हर व्यक्ति उसका परीक्षण कर सके। आनुभविक सिद्धांत स्थापित करना, ये किसका लक्षण है, ये व्यवहारवाद का लक्षण है। आशा है ये सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी, और अगर समझ में नहीं आ रही हैं तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे जो वीडियोज़ हम प्रसारित करें वो सारे आप लोगों को समय से मिल जाएँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। जैसे जो प्राचीन अनुभवमूलक सिद्धांत था, ऐसा नहीं है कि अभी अनुभवमूलक सिद्धांत उत्पन्न हुआ है, शुरू में भी अनुभवमूलक सिद्धांत था। लेकिन पहले हम क्या करते थे, शुरुआती चरण में हम सिर्फ तथ्य संकलित कर लेते थे, फैक्ट इकट्ठे कर लिए, बस इतना काम हमारा। लेकिन वर्तमान में जो अनुभवमूलक सिद्धांत है वो क्या करता है, वो सिर्फ फैक्ट नहीं इकट्ठा करता है, वो फैक्ट इकट्ठे करने के बाद सिद्धांत भी बनाता है। तो शुरुआती चरण में अनुभवमूलक सिद्धांत क्या करता था, सिर्फ फैक्ट्स कलेक्ट करता था। लेकिन अभी का जो अनुभवमूलक सिद्धांत है वो फैक्ट कलेक्ट करता है और उन फैक्ट्स के आधार पे प्रिंसिपल्स भी डिसाइड करता है, सिद्धांत भी बनाता है। डेविड ईस्टन का कथन है बहुत महत्वपूर्ण, और ये पूछा भी जाता है, अनुसंधान सिद्धांत से कटा होगा तो वह व्यर्थ होगा, और यदि सिद्धांत की पुष्टि आंकड़ों से अर्थात फैक्ट से नहीं होगी तो वह निरर्थक होगा। ये किसका कथन है, ये डेविड ईस्टन का कथन है। अभी पीछे हमने कहा था व्यवहारवाद की विशेषता है कि सिद्धांत और अनुसंधान मीन प्रिंसिपल एंड रिसर्च एक दूसरे के पूरक हैं। तो डेविड ईस्टन उसी बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि अनुसंधान सिद्धांत से कटा होगा तो व्यर्थ होगा, और यदि सिद्धांत की पुष्टि आंकड़ों से नहीं होगी तो वो निरर्थक होगा। अर्थात सिद्धांत है, अनुसंधान और फैक्ट, ये सब क्या है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ऐसा कौन कह रहा है, ऐसा डेविड ईस्टन कह रहा है। जब व्यवहारवाद अध्ययन करता है, व्यवहारवादी पद्धति से हम किसी चीज़ का अध्ययन करते हैं तो हम 2 इकाइयों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। पहला हम ये देखते हैं कि शक्ति की इकाई
क्या है? शक्ति की इकाई के अंतर्गत हम ये देखते हैं कि कोई व्यक्ति या कोई समूह किसी अन्य को प्रभावित करने में कितना सक्षम है। शक्ति की इकाई कोई व्यक्ति या समूह होगा, तो हम ये अध्ययन करते हैं कि कोई व्यक्ति या जो समूह है वो किसी अन्य व्यक्ति या अन्य समूह को कितना अधिक प्रभावित कर सकता है। जैसे अभी आप देखें दिल्ली में प्रोटेस्ट चल रहा है, तो एक तरफ राज्य की शक्ति है और एक तरफ जो आंदोलनकारी हैं उनकी शक्ति है। दोनों शक्तियों की इकाई हैं। अब ये देखना, व्यवहारवाद इस बात का अध्ययन करेगा कि इनमें से कौन किसको ज़्यादा प्रभावित कर पाता है, कौन किसको प्रभावित करने में ज़्यादा शक्तिशाली है, किसकी शक्ति किसकी अपेक्षा कम है। ये कौन अध्ययन करेगा? ये व्यवहारवाद अध्ययन करेगा। दूसरा ये क्या अध्ययन करेगा? निर्णय की इकाई कि कार्यवाही के अनेक विकल्प हैं। जैसे सरकार के पास अनेक विकल्प हैं। पहली चीज़, जो प्रोटेस्टर्स मांग कर रहे हैं, डिमांड जो उनकी है उनको मान ले। दूसरी चीज़, वो उनके ऊपर सख्ती से कार्यवाही कर सकते हैं, जैसा अभी देखने को भी मिला। तो लेकिन व्यवहारवाद क्या देखेगा? व्यवहारवाद जब स्टडी करने बैठेगा, व्यवहारवाद की दृष्टि से जब हम स्टडी करेंगे तो हम ये देखेंगे कि कार्यवाही के अनेक विकल्प हैं, उनमें से कोई इकाई, शक्ति की कोई इकाई कौन सा विकल्प चुनती है। जैसा कि सरकार ने अभी 1-2 दिन पहले चुना, आपने देखा। सेम यही अगर जो आंदोलनकारी हैं उनकी तरफ से आप देखें तो हमें ये देखना होगा कि उनके सामने बहुत सारे मार्ग हैं। शांतिपूर्ण आंदोलन करें, आंदोलन स्थगित कर दें या हिंसा अपनाएं, ऐसे कई सारे मार्ग उनके पास हैं। तो व्यवहारवाद की दृष्टि से जब आप अध्ययन करने निकलेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो आंदोलनकारी हैं ये कौन सा तरीका अपनाते हैं, क्या बिहेवियर होगा इनका, क्या अगला निर्णय होगा। तो 2 इकाइयों के आधार पे हम अध्ययन करते हैं राजनीति का। पहला शक्ति की इकाई और दूसरा निर्णय की इकाई। शक्ति की इकाई का मतलब ये हुआ कि कोई व्यक्ति या समूह किसी अन्य व्यक्ति या समूह को कितना अधिक प्रभावित कर सकता है, प्रभावित करने में कितना सक्षम है। और निर्णय की इकाई कि जब कई विकल्प हों किसी व्यक्ति के पास या समूह के पास, तो वो किस तरीके के विकल्पों का चयन करता है, ये देखते हैं किसमें? व्यवहारवादी अध्ययन में। व्यवहारवाद वैसे तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसका विकास हुआ। आपने देखा कि शुरुआत में हमने कहा कि व्यवहारवाद का विकास द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ, लेकिन इसकी जो जड़ें हैं वो द्वितीय विश्व युद्ध के पहले भी देखने को मिलती हैं कई विचारकों की रचनाओं में। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि वो कौन से विचारक हैं या वो कौन सी रचनाएं हैं जिनमें शुरुआती चरण में व्यवहारवाद के संकेत मिलते हैं या इससे संबंधित विचारक मिलते हैं। तो ग्राहम वालास हैं, जैसे इनकी पुस्तक है ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स। डायरेक्ट भी पुस्तक पूछी जाएगी। ये भी पूछा जाएगा कि इसका प्रकाशन कब हुआ, और ये भी पूछा जा सकता है कि इसमें किस बात पे अध्ययन किया जा रहा है, किसका अध्ययन किया जा रहा है। मैचिंग में भी लगाने को आ सकता है। तो ये सारी चीज़ें एक एक बात आप नोट करिए और याद करिए। ग्राहम वालास की पुस्तक है ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स, 1908 में प्रकाशित हुई, और इसमें इन्होंने मानव स्वभाव का राजनीतिक अध्ययन किया है। तो ऑप्शन जैसे मैचिंग सवाल बनेगा, यहाँ से कैसे बनेगा? मानव स्वभाव लिखा होगा, मानव स्वभाव का राजनीतिक अध्ययन, और इधर कई सारे ऑप्शन दिए होंगे कि ये किससे संबंधित है। तो मानव स्वभाव का अध्ययन जो है ये किससे संबंधित है? ग्राहम वालास से संबंधित है। इनकी पुस्तक कौन? ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स, 1908। आर्थर बेंटले की पुस्तक है द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट, ये भी 1908 में पब्लिश हुई। इसमें इन्होंने किसका अध्ययन किया है? समूहों के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन किया है। तो मानव के स्वभाव का राजनीतिक अध्ययन किसने किया? ग्राहम वालास ने किया। समूहों के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन किसने किया? आर्थर बेंटले ने किया। बौद्धिक जनक, व्यवहारवाद का बौद्धिक जनक कहते हैं चार्ल्स मेरियम को। इनकी पुस्तक कौन सी थी? न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स, जो प्रकाशित हुई 1925 में। इसके अलावा हेराल्ड लासवेल, इनकी पुस्तक है हु गेट्स व्हाट व्हेन हाउ। इसमें भी व्यवहारवाद की झलक मिलती है। ये पुस्तक 1936 में प्रकाशित हुई। इसमें ये शक्ति व प्रभाव का अध्ययन करते हैं। तो आपसे कोई पूछे मानव स्वभाव का राजनीतिक अध्ययन किसने किया? ग्राहम वालास ने किया। समूहों का राजनीतिक अध्ययन किसने किया? आर्थर बेंटले ने किया। बौद्धिक जनक कौन है व्यवहारवाद का? चार्ल्स मेरियम है। और शक्ति के प्रभाव का अध्ययन कौन करता है? हेराल्ड लासवेल करते हैं। हेराल्ड लासवेल की एक दूसरी पुस्तक है साइकोपैथोलॉजी एंड पॉलिटिक्स, इसको भी याद कर सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। व्यवहारवाद से संबंधित कुछ कथन हैं जो पूछे जाते हैं डायरेक्ट। जैसे व्यवहारवाद एक दृष्टिकोण, चुनौती, अभिवृत्ति या सुधार आंदोलन है। ये किसने कहा? क्रिक पैट्रिक ने कहा। अभी पीछे हमने पढ़ा था कि क्रिक पैट्रिक के अनुसार व्यवहारवाद के लक्षण कौन से हैं, 4 लक्षण उन्होंने बताए थे। आप पीछे जा करके बैक करके देख सकते हैं। व्यवहारवाद बौद्धिक पद्धति व शैक्षणिक आंदोलन है। व्यवहारवाद को दृष्टिकोण, चुनौती, अभिवृत्ति या सुधार आंदोलन कहा क्रिक पैट्रिक ने, लेकिन इसे बौद्धिक पद्धति व शैक्षणिक आंदोलन किसने कहा? डेविड ईस्टन ने कहा। व्यवहारवाद परंपरावाद के विरुद्ध एक आंदोलन व मनोभाव है, ये किसने कहा? ये रॉबर्ट डैहल ने कहा।
व्यवहारवाद यूएसए से संबंधित है, ये भी रॉबर्ट डहल का विचार है। रॉबर्ट डहल ने कहा कि जो व्यवहारवाद है ये परंपरावाद के विरुद्ध एक आंदोलन और मनोभाव है और ये यूएसए से संबंधित है। यूएसए मतलब अमेरिका। व्यवहारवाद उपागम का सीधा सरल अर्थ है राजनीतिक भूमिकाओं के पात्रों, एक्टर्स, जो भूमिकाएं निभा रहे हैं राजनीति में, उनके वास्तविक व्यवहार का अध्ययन। ये कौन कहता है? आमंड एंड पावेल। इनकी पुस्तक कंपैरेटिव पॉलिटिक्स अ डेवलपमेंट अप्रोच 1966। इसमें ये क्या कहते हैं कि व्यवहारवादी उपागम का सीधा और सरल सा अर्थ है राजनीतिक भूमिकाओं के पात्रों के वास्तविक व्यवहार का अध्ययन करना। राजनीति, परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत बंजर, औपचारिकतापूर्ण, प्राणहीन, बंध्या व स्थैतिक हैं। ये किसने कहा था? आर्थर बेंटले। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। इसके बाद कुछ वन लाइनर क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाएंगे व्यवहारवाद के बारे में, जैसे व्यवहारवाद का बौद्धिक जनक कौन? चार्ल्स मेरियम, अभी पीछे हमने बताया था। इनकी पुस्तक न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स 1925 में लिखी गई। इनसे संबंधित एक सवाल और पूछा जाता है, 2016 के शायद पीजीटी में पूछा गया था कि शिकागो विश्वविद्यालय के बारे में था वो सवाल कि व्यवहारवादी विचारधारा के डेवलपमेंट में एक विश्वविद्यालय ने बड़ा योगदान दिया था। उस विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो वो विश्वविद्यालय था शिकागो स्कूल ऑफ थॉट्स, और उसके फाउंडर कौन थे? चार्ल्स मेरियम थे। व्यवहारवाद का पिता किसको कहते हैं? या प्रेरणा स्रोत किसको कहते हैं? या आधिकारिक विद्वान को किसको कहते हैं? ये कहते हैं डेविड ईस्टन को। इनका लेख है करंट मीनिंग ऑफ बिहेवियरलिज्म, ये पूछा जाएगा। तो अगर बौद्धिक जनक पूछा जाए तो कौन है? चार्ल्स मेरियम। इनकी पुस्तक न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स 1925। लेकिन अगर सिर्फ पिता पूछा जाए, सिर्फ प्रेरणा स्रोत पूछा जाए या आधिकारिक विद्वान पूछा जाए तो कौन है? डेविड ईस्टन है। इनका लेख है करंट मीनिंग ऑफ बिहेवियरलिज्म। व्यवहारवाद नामकरण तो डेविड ईस्टन ने किया। अगर सवाल ये बने कि व्यवहारवाद नामकरण किसने किया, तो डेविड ईस्टन ने किया। लेकिन ये व्यवहारवाद शब्द लिया किससे है? ये वाटसन से लिया। वाटसन विचारक हैं, थिंकर हैं, उनका दिया हुआ शब्द है व्यवहारवाद, उनसे लिया है डेविड ईस्टन ने ये व्यवहारवाद शब्द और अपने अध्ययन को व्यवहारवाद नाम दिया। तो व्यवहारवाद नामकरण किसने किया? डेविड ईस्टन ने। लेकिन व्यवहारवाद शब्द लिया किससे गया है? ये वाटसन से लिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको भी देख लीजिएगा। अब देखते हैं, डेविड ईस्टन ने व्यवहारवाद के 8 मूल सिद्धांत बताए, जिनको क्रेडो ऑफ बिहेवियरलिज्म करके पूछा जाता है या इंटेलेक्चुअल फाउंडेशंस ऑफ स्टोन ऐसे करके पूछा जाता है। तो इनको कई बार क्रम से लगाने को भी पूछते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको याद करनी होंगी। तो पहला कौन सा नियम है? नियमितताएं। अध्ययन ऐसा हो जिसमें नियमितता हो, हम जो निष्कर्ष निकालते हैं उसका सत्यापन किया जा सके। तकनीकी का प्रयोग करिए, परिमाणीकरण करिए, मूल्य और तथ्य का अंतर करिए, जो वैल्यू और फैक्ट हैं इनके बीच में डिफरेंस रखिए, दोनों को मिला मत दीजिए। क्रमबद्धीकरण और शुद्ध विज्ञान तथा समग्रता। एग्जाम में कंफ्यूज करता है, समग्रता की जगह पे लिख देता है स्तरीकरण, वो गलत होता है। इंटीग्रेशन है समग्रता, ये लक्षण है। तो व्यवहारवाद के 8 मूल सिद्धांत कौन कौन से हैं? नियमितताएं, सत्यापन, तकनीकी, परिमाणीकरण, मूल्य और तथ्य का अंतर, क्रमबद्धीकरण, शुद्ध विज्ञान और समग्रता। अब इनको कैसे याद करेंगे? एक वाक्य हमने बना करके दे दिया है, इससे आप इनको याद कर सकते हैं कि नियमित सत्यापन तकनीकी से परिणाम मूल्यवान, क्रमबद्ध, शुद्ध व समग्र आते हैं। इस वाक्य को आप 4-5 बार पढ़ेंगे, ये वाक्य आपको याद हो जाएगा। और ये जो शब्द इसमें प्रयोग हैं, ये सभी शब्द क्रम से लिखे हुए हैं, जो आपके डेविड ईस्टन द्वारा व्यवहारवाद के 8 मूल सिद्धांत दिए गए हैं, उन्हीं को प्रदर्शित कर रहे हैं। चलिए अब देखते हैं कि व्यवहारवाद के आलोचक कौन हैं। व्यवहारवाद की आलोचना कौन कौन करता है? लियो स्ट्रास, माइकल ऑक्सार्ट, जुवेनिल वाइगलिन, हन्ना आरेंट, सिबली, क्रिश्चियन बे, अर्नेस्ट बेक्थ। ये वो विद्वान हैं जो व्यवहारवाद की आलोचना करते हैं। तो आपसे सवाल पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा विचारक व्यवहारवाद का आलोचक है या समर्थक नहीं है। तो ये वो विद्वान हैं जो व्यवहारवाद की आलोचना करते हैं। एक पुस्तक है लिमिटेशंस ऑफ बिहेवियरलिज्म, सिबली आलोचना व्यवहारवाद पे बात करते हुए इसकी लिमिटेशंस बताती हैं, इसकी सीमाएं बताती हैं। तो आपसे सवाल पूछा जाए कि व्यवहारवाद की सीमाएं किसने तय करी हैं, तो वो कौन विद्वान है? वो सिबली हैं। क्रिश्चियन बे कहते हैं कि जो व्यवहारवाद है ये छद्म राजनीति है, स्यूडो पॉलिटिक्स, अंग्रेजी में स्यूडो पॉलिटिक्स लिखा मिलेगा। तो व्यवहारवाद को छद्म राजनीति कौन कहता है? ये क्रिश्चियन बे कहते हैं। अर्नेस्ट ब्रेख्त क्या कहते हैं? अर्नेस्ट ब्रेख्त जो विद्वान हैं ये कहते हैं कि व्यवहारवाद और कुछ नहीं है, ये 20वीं सदी की एक दुखद घटना भर है। तो सवाल अगर आपसे पूछा जाए कि व्यवहारवाद को 20वीं सदी की दुखद घटना किसने कहा, या कौन कहता है कि व्यवहारवाद 20वीं सदी की दुखद घटना है,
तो कौन कहता है? अर्नेस्ट ब्रेख्त कहता है। लियो स्ट्रास बड़ी मज़ेदार बात कहते हैं कि जो नया राजनीति विज्ञान है अर्थात व्यवहारवाद, ये अपने घर को जलता देखकर हंस रहा है। ये क्यों कह रहे हैं अपने घर को? क्योंकि इन्होंने वैज्ञानिक होने के चक्कर में जो मूल्य और दर्शन थे उसको पीछे छोड़ा, एकदम उसको इग्नोर कर दिया। तो इस वजह से लियो स्ट्रास ने क्या कहा? लियो स्ट्रास ने कहा कि ये जो है ना व्यवहारवादी, ये अपने घर को जलता हुआ देख करके हंस रहे हैं। इनका घर जल रहा है लेकिन इनको पता नहीं क्या क्या हो रहा है और ये हंस रहे हैं। तो ये कथन किसका है? लियो स्ट्रास का है, ये पूछा जाएगा। चलिए, ऊपर हमने बात करी थी दो स्कूल्स की, एक शिकागो स्कूल ऑफ थॉट और एक वियना स्कूल ऑफ थॉट। शिकागो स्कूल ऑफ थॉट जो है ये शिकागो विश्वविद्यालय में, शिकागो विश्वविद्यालय कहाँ है? यूएसए। तो कई बार डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है कि शिकागो स्कूल ऑफ थॉट्स किस देश से संबंधित है? तो यूएसए से संबंधित है। ये चार्ल्स मेरियम द्वारा स्थापित है 1925 में। शिकागो स्कूल ऑफ थॉट जो है उसकी त्रिमूर्ति, कई बार पूछा जाता है कि इसकी त्रिमूर्ति कौन है, किनको कहा जाता है शिकागो स्कूल ऑफ थॉट की त्रिमूर्ति? तो वो है मेरियम, यही आइरिस चार्ल्स मेरियम और लासवेल और स्मिथ। मेरियम, लासवेल और स्मिथ, ये कौन है? शिकागो स्कूल ऑफ थॉट्स के त्रिमूर्ति हैं। तो अगर आपसे पूछे कि शिकागो स्कूल ऑफ थॉट्स के त्रिमूर्ति विचारक कौन कौन से हैं, तो चार्ल्स मेरियम हैं, लासवेल हैं और स्मिथ हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1925 में हुई थी। किसने करी थी? चार्ल्स मेरियम ने करी थी। कहाँ है ये? यूएसए में है। व्यवहारवाद के डेवलपमेंट में इसने काफ़ी योगदान दिया है। चार्ल्स मेरियम को ही बौद्धिक जनक कहा जाता है व्यवहारवाद का। अब देखते हैं वियना स्कूल ऑफ थॉट्स, ये कहाँ है? ये ऑस्ट्रिया में है। कहाँ पर? ऑस्ट्रिया में है। वियना विश्वविद्यालय के अंतर्गत वियना स्कूल ऑफ थॉट्स की स्थापना हुई थी 1924 में। किसने की थी? मॉरिट्ज सिल्क, ये विद्वान है, डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि वियना स्कूल ऑफ थॉट्स की स्थापना किसने करी थी या कब करी थी? तो 1924 में किसने करी थी? मॉरिट्ज सिल्क ने करी थी। इनकी जो विचार, यहाँ कौन विचार यहाँ से आया था? तार्किक प्रत्यक्षवाद यहाँ का मूल विचार था। तो इस विचार की अगुवाई कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में किसने करी थी? लुडविग विटजेनस्टाइन, ये जो हैं विद्वान, इन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में वियना स्कूल ऑफ थॉट से तार्किक प्रत्यक्षवाद का नेतृत्व किया था। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इस विचार का नेतृत्व किसने किया था? एजे एयर ने किया था। तो वियना स्कूल के तार्किक प्रत्यक्षवाद से व्यवहारवाद बहुत ज़्यादा प्रभावित था। तो ये हमने देखा शिकागो स्कूल ऑफ थॉट और वियना स्कूल ऑफ थॉट ये कब स्थापित हुए, इनसे संबंधित विद्वान कौन से हैं और मुख्य मुख्य बातें व्यवहारवाद की आलोचना किस आधार पर हुई, किसने करी, क्यों करी। तो ये व्यवहारवाद में कुछ बहुत महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं, जो बातें हैं, वो हमने आपको संक्षेप में बताने का प्रयास किया। आशा है ये सब आपके लाभ में आएगा। आप सारी चीज़ों को याद करिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के लिए बस इतना ही। इसके बाद हम उत्तर व्यवहारवाद को पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ाई पे लगे रहिए और चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।